ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आज के शो की शुरुआत में हम एक सवाल करने जा रहे हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आप कहीं घूमने जाएं और वहां 30-40 लोग आधमके, जिनके हाथ में लाठी डंडे हों और वो वहां तोड़फोड़ शुरू कर दें? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये सब न सिर्फ हुआ, बल्कि ऐसा करने वालों की बाद में आओ भगत तक की गई है, उनकी आरती तक उतारी गई है, ढोल नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया गया है। माथे पर तिलक, गले में माला, सिर पर पगड़ी और आरती उतारती एक महिला। पहली नजर में इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा सामने कोई महान शख्सियत खड़ी है जिनका समाज के कल्याण में बड़ा योगदान होगा। इन्होंने समाज के लिए कोई बड़ा त्याग किया होगा, तभी तो इनकी ऐसी आओ भगत हो रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, आरती उतारी जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है, पैर छूकर आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो जरा रुकिए और इनकी असलियत से रूबरू होइए। जिनकी आओ भगत हो रही है, जिनके लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये सब जेल से छूटे हैं। ये जेल किस लिए गए थे जानते हैं? रायपुर के मैग्रेटो मॉल में तोड़फोड़ करने के लिए, आम लोगों को पीटने के लिए। जी हाँ, ये है इनकी सच्चाई। ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन इनका स्वागत ऐसे हो रहा है मानो जेल से क्रांतिकारी निकले हों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्रेटो मॉल में तोड़फोड़ के आरोपियों को जमानत मिल गई है। 1 जनवरी की रात बजरंग दल के 6 कार्यकर्ता सेंट्रल जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने पर बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने इन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। इस दौरान बजरंग दल के कई पदाधिकारी भी स्वागत के लिए पहुंचे थे। इसके बाद संगठन के लोगों और परिजनों ने इनकी आरती उतारी, ढोल नगाड़ों और माला पहनाकर इनका स्वागत किया। सोचिए, जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका ऐसा वेलकम किया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर आज की तारीख में दूसरी और कोई हो नहीं सकती। आपने इनके स्वागत की तस्वीर तो देख ली, अब इनकी करतूत भी देख लीजिए। ये जेल क्यों गए थे जान लीजिए। क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को कांकेर हिंसा और धर्मांतरण के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया था। इस दौरान रायपुर के मैग्रेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आरोप है बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसे। मॉल कर्मचारियों से धर्म और जाति पूछकर मारपीट और तोड़फोड़ की। मतलब पहले लोगों से उनका धर्म पूछा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। आरोप है मॉल पूरी तरह बंद था, बावजूद इसके 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल में घुसे, जिनके हाथ में लाठी हॉक स्टिक थे। इस तोड़फोड़ में मॉल को करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। बिना बातचीत किए वो मॉल के अंदर सारे सिक्योरिटी स्टाफ को, ऑपरेशंस को धक्का देते हुए अंदर आए हैं। सबके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था, बड़े बड़े बांस के इतने मोटे मोटे डंडे थे उनके पास, हॉकी स्टिक थी, और वो इतना हुड़दंग मचाते हुए आए और उन्होंने तोड़-फोड़ सीधा शुरू कर दी। बात नहीं की कि क्या हुआ क्या नहीं। करीबन 20 लाख का नुकसान हुआ है। मैग्रेटो मॉल के सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है, कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसते हैं और हंगामा करने लगते हैं। तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 190, 191(2), 324(2) और 331(3) के तहत केस दर्ज किया गया था।
मेग्नेटो मॉल में जाकर के बाहर जो क्रिसमस की तैयारियों के संबंध में, न्यू ईयर की तैयारियों के संबंध में कुछ तैयारियां की गई थी, उसके साथ में उनके द्वारा तोड़फोड़ किया गया और धारा 331(3), 324(2), 115(2), 191(2) और 190 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 27 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन किया था। करीब 10 घंटे तक तेली बांधा थाने के सामने सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया था, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने के सामने सड़क पर हवन पूजन का कार्यक्रम किया था। इसके बाद देर रात पुलिस ने कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी की थी। वैसे बजरंग दल के स्वागत की ये कहानी रायपुर तक ही सीमित नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी सामने आई है, जहां मजार तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार बजरंग दल के कार्यकर्ता नरेंद्र हिंदू का जमानत मिलने पर धूमधाम से स्वागत किया गया। 6 हिंदुओं के ऊपर, अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा किया। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्तेजना भी थी, उत्साह भी था और आक्रोश भी था। हिंदुत्व के खिलाफ 1% भी किसी ने गलत काम किया तो हम मरने मिटने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। मुकदमा प्रशासन, फतेहपुर का प्रशासन मुकदमा करे। बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपना जो काम है जारी रखेंगे, आगे भी जो करना होगा करेंगे। जिसको जितना मुकदमा करना करो, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। जेल से बाहर आने के बाद नरेंद्र हिंदू ने सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी की। जेल से बाहर आने के बाद नरेंद्र हिंदू ने आरोप लगाया, हिंदू हित, धर्मांतरण, लव जिहाद और गौकशी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण साजिश के तहत उसे जेल भेजा गया। इसलिए पुलिस प्रशासन ने हमारे खिलाफ साजिशपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि हम जो है धर्मांतरण को रोकते हैं, हम लव जिहाद को रोकते हैं, हम गौकशी को रोकते हैं। शायद कारण यही है जिस कारण से हमें जो है जेल में डाला गया है। और मैं जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं हिंदू हित के लिए, भारतीय संविधान के लिए, वंदे मातरम के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव का है, जहां 23 दिसंबर को सड़क किनारे बनी एक पुरानी मजार को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू अपने 10 से 15 समर्थकों के साथ मजार तोड़ते दिखाई दिया था। यदि फतेहपुर जिले में हिंदू हित की बात की जाए, बांग्लादेशी जो विचारधारा है, मानसिकता है, उसके विरुद्ध बोला जाए तो उसे सांप्रदायिकता की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो आदेश ये है कि अगर 7 साल से कम किसी को सजा दी जा रही है तो उसका तत्काल जो है उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि हमको जो है साजिशपूर्ण, पुलिस जो है साजिशपूर्ण तरीके से जो है हमको जेल में डाल दिया है। वीडियो सामने आने के बाद 24 दिसंबर को पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी कड़ी में नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। नरेंद्र हिंदू की गिरफ्तारी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी भी मवई थाने पहुंचे थे और अब उसे जमानत मिलने पर शक्ति प्रदर्शन किया। रायपुर और फतेहपुर में जेल से जमानत पर निकलने के बाद जिस तरह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ, विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है तो बीजेपी इससे किनारा कर रही है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, इस तरीके के वाकयात को रोका नहीं जा सकता। इस देश के अंदर चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, उन पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमेशा हमला करते रहेंगे, उन्हें जमानतें मिलती रहेंगी, उनके मुकदमे ख़त्म होते रहेंगे, उनको मालाएं पहनाई जाएंगी। और अगर यही वाक़या बांग्लादेश के अंदर होगा तो यही लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। बजरंग दल जैसे संगठन जो उपद्रवी है, ये लोग तो सबको पता है कि समाज में कैसे उन्माद हो, कैसे फसाद हो, यही सब करने में विश्वास रखती है। तो ये अपराधी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देने की बीमारी भारतीय जनता पार्टी में है। ये इन लोगों का अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब कोई उनको संतुष्ट करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। ये भारतीय संविधान और न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक लक्षण है। इस
त्यौहार पे सजावट की गई थी, उसका तोड़ फोड़ करने के कारण जेल के अंदर गए और उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाना यह इस बात को बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में अराजक तत्व बेहद हावी हो चुके हैं। न्यायालय के तहत में उनको जमानत मिला है, कोई संगठन स्वागत करता है, इस पे हम जवाबदेह नहीं है कि भूपेश बघेल जी के सुपुत्र करोड़ों का शराब घोटाला करके बाहर आते हैं, आतिशबाजी के साथ ढोल ताशों के साथ में स्वागत होता है, मानो कोई आज़ादी की लड़ाई लड़के बाहर आ रहे हो। ये कैसा दोहरा मापदंड है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। रायपुर हो या फतेहपुर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में लिया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया। इसकी इजाजत कानून उन्हें कतई नहीं देता है, लेकिन अपनी इस करतूत पर माफी मांगने की बजाय आरोपियों का ऐसा स्वागत शर्मनाक है। तो देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका का चुनाव आते ही सियासी तनाव शुरू हो गया। ठाकरे बंधु मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर गए। ठाकरे ब्रदर्स ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के मेयर के चुनाव में तमाम मुद्दों से अलग हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई में शिवसेना से लेकर बीजेपी ने अपना अपना दाव चलना शुरू कर दिया। मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार। आतापर्यंत हा मराठी शिवसेनेने महापौर केलेला आहे, पण भारतीय जनता पक्ष आमच्या सोबत असताना त्यांनी उपमहापौर काय केले होते हा त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारावा। हा महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक शहरामधला महापौर हा मराठीच होणार। इथे कसला हिंदू मराठी करताय तुम्ही? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी। बयानों के शोर से आप अंदाजा लगाइए कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी कि बीएमसी की चुनावी लड़ाई में सर्दी के इस मौसम में कितनी गर्मी है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनावी हवा का रुख मोड़ने में लगी है। चुनाव हो और हिंदू मुसलमान का दाव ना हो, ये कैसे हो सकता है? सीएम फडणवीस ने एआईएम की ओर से बुरके वाली मेयर के शगुफे को लपक लिया और ठाकरे ब्रदर्स के खिलाफ इसी को हथियार बना लिया। मग मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, आता आमच्या एकनाथराव शिंदेजींनी देखील स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल। बीएमसी पर कब्जे की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसे में वार हुआ तो पलटवार भी जोरदार हुआ। ठाकरे बंधु जब घोषणा पत्र जारी करने पहुंचे तो हिंदू, हिंदी और मराठी को लेकर फडणवीस और शिंदे की जोड़ी पर कटाक्ष का सिलसिला शुरू हो गया। मला असं वाटतं की त्यांनी हा जो काही विचार सुरू केला, काल एक त्यांचा कुठला वरळीला डोम, तिथे सगळे डोमकावळे जमले होते आणि तिथे मी डोमकावळे एवढ्यासाठी म्हणालो, जे मराठी होणार हिंदू होणार म्हणतायत ते शिवसेनेतलेच बरेचसे गद्दार तिकडे गेले होते। ते कोण आहेत धर्माने? ज्यांना शिवसेनेने मोठं केलं ते धर्माने कोण आहेत? उद्धव का ये निशाना एकनाथ शिंदे को लेकर था। उद्धव यही नहीं रुके, मराठी मेयर के सवाल पर भी बीजेपी को घेरा। मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार। आतापर्यंत हा मराठीच शिवसेनेने महापौर केलेला आहे, पण
भारतीय जनता पक्ष आमच्या सोबत असताना त्यांनी उपमहापौर काय केले होते हा त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारावा। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि बीएमसी पर 1997 से 2022 तक यानी कि 25 सालों तक शिवसेना का कब्जा रहा और बीएमसी में भी बीजेपी शिवसेना का गठबंधन रहा है। ज्यादातर बार मेयर और डिप्टी मेयर शिवसेना और बीजेपी के ही रहे हैं। बड़े भाई ने जब मोर्चा खोला तो छोटे ने भी अपना ट्रेडमार्क यानी भाषा वाले मुद्दे को बीएमसी चुनाव में डाल दिया। राज ठाकरे की बातें हिंदू से होते हुए हिंदी तक पहुंच गई। हा महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक शहरामधला महापौर हा मराठीच होणार। इथे कसलं हिंदू मराठी करताय तुम्ही? आणि मी त्या दिवशी म्हटलं नाही का तुम्हाला की आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही आहोत। तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या या शहरांमध्ये मराठीचा मान हा तुम्हाला राखलाच पाहिजे। त्याच्यामुळे आमचा जो महापौर होईल तो मराठीच होणार, मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। वैसे मुंबई मेयर की लड़ाई में हिंदू मुसलमान वाला एंगल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने डाला था। AIM के प्रवक्ता और मुंबई में ओवैसी की पार्टी के बड़े नेता वारिस पठान ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए साहब, संविधान इक्वलिटी की बात करता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं तो चाहूँगा कि क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? मगर इनका ऐसा ये बनेगा नहीं, जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है, अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी, आखिर इसके पीछे हर पार्टी शिद्दत से क्यों पड़ी होती है? इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। दरअसल बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। इसका बजट 74,427 करोड़ का है। यूँ समझिए कि बीएमसी का बजट हिमाचल प्रदेश के बजट से भी ज्यादा है। और अच्छे से जाने तो 8 छोटे राज्यों के बजट से बीएमसी का बजट बड़ा है। लेकिन जब बीएमसी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई तो कांग्रेस समेत दूसरे दल भी पीछे नहीं थे। बयानों के जरिए वार पलटवार शुरू हो गया। बिल्कुल, मुंबई का जो अगला महापौर होगा वो महायुति का होगा और मुंबई के मराठी भाषिक तय करेंगे और निश्चित तौर पर वो मराठी और हिंदू ही होगा। इस पर कोई मतभेद नहीं। फैसला वो नहीं करेंगे, फडणवीस साहब नहीं करेंगे, फैसला वहाँ की जनता करेगी। न्यूयॉर्क के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। इसके बावजूद अगर वहाँ का मेयर ममदानी हो सकता है तो मुंबई का मेयर भी कोई मुसलमान, कोई बुर्के वाली औरत हो सकती है। आज नहीं होगी तो कल होगी। बीएमसी चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को लेकर वार पलटवार जारी है और इस बीच ठाकरे बंधुओं ने मेयर की महाभारत में लीड लेते हुए घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में तमाम तरह के लोक लुभावन वादे किए गए हैं, लेकिन महायुति इन वादों को सिर्फ खोखला वादा बता रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। घोषणा पत्र के ऐलान से पहले दोनों भाइयों ने सेना भवन में देवी की पूजा की। ये मौका खास इसलिए भी था क्योंकि 20 साल बाद सेना भवन में राज ठाकरे की वापसी हो रही थी। आज तुम्हाला एक शिवसेना भवनात अत्यंत आकर्षक आणि सुंदर चित्र दिसत आहे। सन्माननीय राज ठाकरे यांचं शिवसेना भवनामध्ये 20 वर्षांनी आगमन झालेलं आहे। राज ठाकरे के स्वागत के बाद ठाकरे बंधुओं ने शिव शक्ति वचननामा के नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया। कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर वाले घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे किए गए। विस्तार से आपको घोषणा पत्र की बड़ी बातें दिखाते हैं। जो ऐलान किए गए उसके मुताबिक 1 लाख लोगों को सस्ते घर देंगे। मुंबई में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुंबई का डिजिटल मैप बनाया जाएगा। घरेलू सहायिका को 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। 10 रुपये में नाश्ता भोजन देने वाली कैंटीन बनाएंगे। स्वरोजगार के लिए 1 लाख युवाओं को मदद देंगे। स्कूलों में 12वीं क्लास तक जूनियर कॉलेज, सभी स्कूलों में मराठी सिखाने की व्यवस्था। 700 वर्ग फुट तक के घर पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ। महिलाओं छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा। लोकल बस का किराया घटेगा। ठाकरे ब्रदर्स के घोषणा पत्र में महिलाओं छात्रों पर खास फोकस रखा गया है। मराठी भाषा भी प्राथमिकता में है।
प्रॉपर्टी टैक्स समेत कई रियायतों के वादे किए गए हैं, लेकिन महायुति इस घोषणा पत्र को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वो घोषणा पत्र जो ठाकरे जी का है ना, उसको लेकर लोग अरबी समुद्र में फेंक देंगे। डेवलपमेंट का और उद्धव ठाकरे जी का कोई संबंध नहीं। डेवलपमेंट का नाम देवेंद्र फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस जी का नाम डेवलपमेंट है। जब ठाकरे बंधु एकत्रित आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि हम मराठी सेंटिमेंट के लिए आए। कोई मराठी सेंटिमेंट नहीं है, सिर्फ उनके पॉलिटिकल गेन्स। उनका नज़र है कैश रिच बीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर। मैं नहीं मानती हूँ कि ये एक वचननामा या एक मैनिफेस्टो हो सकता है। ये एक फेक डॉक्यूमेंट ज़रूर है। विरोधी ठाकरे बंधुओं पर बरस रहे हैं, लेकिन एक बात तो सही है, सबसे पहले घोषणा पत्र जारी कर ठाकरे भाइयों ने रेस में खुद को आगे कर लिया है। बस अब देखने वाली बात ये होगी, शिव शक्ति वचननामा बीएमसी की सत्ता पर कब्जा करने में कितनी मदद करता है। शुरुआत 2026 की हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों की नजर अभी से 2027 पर गड़ चुकी है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अभी से दाव आजमाइश में लग गई हैं। इस कड़ी में अब समाजवादी पार्टी एक पंचांग लेकर आई है, जो पीडीए समाज के महापुरुषों, उनके संघर्षों और योगदान को समर्पित है। लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचांग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले पीडीए पाठशाला, फिर पीडीए प्रहरी और अब पीडीए पंचांग, जिसका विमोचन खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया। समाजवादी पीडीए पंचांग 2026 का प्रकाशन समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौरसिया ने किया है, जिसे वाराणसी और दूसरे इलाकों में वितरित किया जाएगा। पंचांग पीडीए समाज के महापुरुषों, उनके संघर्षों और योगदान को समर्पित है। इसमें पीडीए समाज से जुड़े महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को प्रमुखता से शामिल किया गया है। जैसे 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव की जन्मतिथि। पीडीए पंचांग में देश के राष्ट्रीय पर्वों, ऐतिहासिक दिवसों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी दर्ज हैं। इस कार्यक्रम के जरिए पीडीए एकता, सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का संदेश दिया गया। पंचांग के नीचे अखिलेश यादव और अजय चौरसिया की तस्वीर छापी गई है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन परंपराओं के साथ समाज के लोग, जिन लोगों ने आज हमें यहाँ पर खड़ा करने का काम किया, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की बात हो, ज्योतिबा फूले जी की महाराज हो बात हो, या सावित्रीबाई फूले जी की बात हो, झलकारी देवी जी की बात हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की बात हो, राजनारायण जी की बात हो, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की बात हो, काशीराम जी की बात हो, और जिन लोगों ने समाज को कुछ देने का काम किया, उन सारे लोगों को इसमें पंचांग में जोड़ने का काम डॉक्टर अजय चौरसिया जी ने किया। समाजवादी पार्टी पीडीए पंचांग के जरिए खुद को सनातनी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी पीडीए पंचांग पर सवाल उठा रही है, इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। सनातन धर्म के जितने भी स्थापित परंपराएं, मान्यताएं हैं, जो हजारों वर्ष से चली आ रही हैं, उस पर कुठाराघात करना, उस पर हमला करना, उसको कंट्रोवर्सी में लाना, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का शगल बन गया है। एक तरफ वो हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाते हैं और दूसरी तरफ तुष्टीकरण करना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में ज्यादा देर नहीं की। एसपी का कहना है, इसे किसी जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। पीडीए परिवार वो परिवार है जो शोषित है, वंचित है, कहीं न कहीं सरकार से दुखी है, उसके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। इसको किसी जाति से आप नहीं देख सकते। एक वो तबका जो कहीं न कहीं वंचित है, उसको समाजवादी पार्टी एक करके उसके हक अधिकार, उसको सम्मान दिलाने के लिए काम कर रही है। हर चीज़ में आप संदेश ढूंढते हैं। नव वर्ष पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं कैलेंडर जारी करते हैं, उनको बांटते हैं। आपस में प्रेम भाव बढ़ाने का तरीका है। वो व्यापार सभा ने और चौरसिया समाज के लोगों ने बढ़िया सा एक कैलेंडर बनाया है, वो आप सबके लिए उपलब्ध है। आप लीजिए, उससे लाभान्वित होइए।
पीडीए पंचांग से पहले उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला और पीडीए प्रहरी देखने को मिले थे। 27 अक्टूबर 2025 को अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एसआईआर पीडीए प्रहरी झंडा जारी किया था। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी का काम एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करना था, जो हर ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर सक्रिय थे। पीडीए प्रहरी जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में कमियों के बारे में बताते, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7 जैसे प्रक्रियाओं की जांच करते। इसकी कोशिश रहती पीडीए समुदायों के वोटरों के नाम न हटे। पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला शुरू की थी और अब समाजवादी पार्टी पीडीए पंचांग लेकर आई है, जो जारी 2026 में किया गया है, लेकिन पार्टी इसके जरिए 2027 में अपना भविष्य देख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।